कहानी की शुरुआत में मेले का सीन दिखाया जाता है, जहां से $1 मिलियन की चोरी करने के बाद लुटेरों का समूह कार में बैठकर एक ज्वेलरी स्टोर को लूटने का प्लान बना रहा था। वे पार्कर को बुद्धिमान समझते हैं, इसीलिए वे उसे इस काम में साथ देने के लिए कहते हैं, लेकिन पार्कर मना कर देता है। इसका कारण यह था कि यह समूह चोरी कैसे की जाती है उस बारे में ज्यादा जानता ही नहीं था, इसलिए उसने साफ तौर पर मना कर दिया। उस समूह का लीडर मेलिंडर को यह बात पसंद नहीं आई तो अपने गुर्गों को उसे खत्म करने के लिए बंदूकें निकालने का आदेश देता है, क्योंकि पहले जिस मेले में चोरी की थी उसमें से पार्कर को एक भी पैसा भी नहीं देने का इरादा बना लिया। पार्कर को समझ आ गया कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसने अपनी कोहनी का उपयोग करके अपने बगल में बैठे आदमी के चेहरे पर जोरदार हमला करता है। मेलिंडर उसे गोली मारने वाला ही होता है, लेकिन अराजकता के बीच गोली ड्राइवर की ओर चली जाती है, जिससे कार नियंत्रण खो देती है। जल्दी से स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है, फिर पीछे मुड़ता है और सीधे पार्कर की छाती पर निशाना साधता है और गोली चलाता है। पार्कर को वो गोली लग जाती है। वह जल्दी से खिड़की को तोड़ता है और कार से बाहर कूद जाता है। पार्कर के शरीर पर चोट लग जाती है, लेकिन लीडर इसे जाने नहीं देना चाहता है। वह अपने गुर्गे ऑगस्ट को आदेश देता है कि वह बाहर निकलकर उसे समाप्त कर दे, ताकि भविष्य में कोई खतरा न हो। यह आदमी वही है जिसकी नाक से पार्कर ने खून बहाया था, इसलिए वह पार्कर से बहुत नफरत करता है। वह अपनी बंदूक लेता है, उसे गोली मार देता है। यह बच न सके इसलिए उसे पास की खाई में लात मार देता है। दरअसल पार्कर और 4 चोरों का यह समूह एक दूसरे को पहले से नहीं जानता था। वह क्लेयर के पिता से परिचय के माध्यम से उनके बारे में जानता था। श्री हर्ले भी एक सचेत लुटेरा है, जिसने पार्कर के साथ कई सफल डकैतियां की हैं। उसने पार्कर को एक अत्यंत सावधान व्यक्ति के रूप में आंका, इसलिए उसने उसे मेलिंडर के गिरोह से जोड़ दिया। उन्होंने सुपरमार्केट के खजाने को लूटने की योजना बनाई, इसलिए उन्हें उसके जैसे अनुभवी व्यक्ति की सख्त जरूरत थी। अगर वह सहमत होता तो पूरा समूह उसे योजना बनाने और निर्देश देने के लिए तैयार हो जाता, क्योंकि वे जानते थे कि पार्कर का सिद्धांत अमीरों को लूटना है, गरीबों को नहीं। और इसे भी बढ़कर पार्कर कभी भी निर्दोष लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस सुबह शहर में बहुत भीड़ भाड़ वाले मेले में समूह ने भीड़ में घुलने मिलने के लिए अपना भेष बदल लिया। सबसे पहले 2 गुर्गे जोकर के वेश में भीड़ में घुल मिल गए। वह पहले से निर्धारित स्थान की ओर बढ़ जाते हैं, कोई भी उन्हें देख ना पाए इसलिए वह एक तिरपाल लगा लेते हैं। एक आदमी ने दीवार का पैनल हटाया, फिर रेंग कर चलने लगा। यह खजाने की तिजोरी के ठीक नीचे का स्थान था। सब कुछ हो जाने के बाद उसने अपने साथियों को यह संकेत देने के लिए लाल और नीले रंग के 2 गुब्बारे छोड़े, ताकि बाकी उस जगह तक आसानी से पहुंच सके। जहां तक पार्कर का सवाल है, उसने नकली बाल लगाए हुए थे। सबको धोखा देने के लिए खुद ने पादरी का रूप धारण कर लिया। वह बहुत ही साधारण सा व्यक्ति लग रहा था। विक्रेता ने उसे मुफ्त में डार्ट खेलने दिया। जब उसने पुरस्कार जीता तो पार्कर ने वो पुरस्कार अपनी बारी का इंतजार कर रही छोटी लड़की को दे दिया। ऊपर देखने पर उसे गुब्बारों का गुच्छा दिखाई देता है, जिससे उसके साथियों ने संकेत दिया था। पार्कर सुरक्षा बूथ के पास गया। जाने से पहले उसने ऑगस्ट को फोन किया और उसे याद दिलाया, उस आदमी को लड़कियों को देखना बंद कर देना चाहिए। यह कार्रवाई का समय है। उसे घोड़ों के अस्तबल को जलाने का काम सौंपा गया था। इसका उद्देश्य आग लगाकर वहां मौजूद पुलिस को वहां भेजना था, ताकि उसके साथियों को पैसे चुराने का समय मिल सके। लेकिन जब ऑगस्ट आया तो एक गार्ड ने उसे रोक दिया, क्योंकि अंदर घोड़े खाना खा रहे थे। उस आदमी ने गुस्से में केयर टेकर को गाली दी और चला गया। तिजोरी के अंदर हर कोई मेहनत से कमाए गए पैसे गिन रहा था। मेलानर और उसके गुर्गों के रूप में छिपे 2 जोकरों की मौजूदगी में वो सब अपना काम कर रहे थे। इसी समय पार्कर अपने पादरी वेश में पहुंचता है। उस युवा पुलिस वाले से रास्ता पूछने का नाटक कर रहा था। उस पुलिस अधिकारी ने भोलेपन में पार्कर को दिशा निर्देश दिए। अचानक फर्श के नीचे से हरे बालों वाला जोकर बाहर आता है। उसने पुलिस अधिकारी पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन उसे मारने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि पार्कर ने कहा कि वे निर्दोष लोगों को नहीं मारेंगे। वह उस पुलिस अधिकारी को बंधक बना के आगे बढ़ने के लिए कहता है। कमरे में मौजूद सभी लोगों को हाथ उठाकर आत्मसमर्पण करने और सभी सुनने और कॉल करने वाले उपकरणों को हटाने की धमकी दी। जब पुलिस अधिकारी अत्यधिक डर जाता है तो उसे अस्थमा का दौरा पड़ जाता है। तो पार्कर ने बहुत विनम्रता से कहा, हम निर्दोष लोगों को नहीं मारेंगे। आज अगर तुम ठीक से व्यवहार करोगे तो तुम अपने घर पर सुरक्षित जाओगे। इससे भी मजेदार बात यह है कि उसने यह भी कहा, धन्यवाद पिताजी। मेलिंडर पार्कर के बेहतरीन कौशल से बहुत हैरान था। उसने तिजोरी का दरवाजा तोड़ने के लिए ब्लोटॉर्च का इस्तेमाल किया, फिर सारे पैसे बैग में भर लिए। अचानक बाहर से एक धमाके की आवाज सुनाई दी। ये जानते हुए कि ऑगस्ट ने पार्कर की बनाई योजना का पालन नहीं किया था, इस कारण तीनों अलग हो गए और भाग गए। सब कुछ ऑगस्ट की गलती थी। जब वह घोड़े के अस्तबल के पास घास के ढेर की तलाश कर रहा था, लेकिन वह नहीं मिला, तो उसने इधर उधर देखा
और प्रदर्शन मंच के पास वाले ढेर को जला दिया। ये क्षेत्र बूढ़े लोगों से भरा हुआ था जो नाच रहे थे। दुर्भाग्य से आग उस जगह तक फैल गई जहां गैस सिलेंडर रखे हुए थे। जब आग नीचे की ओर फैली, जिससे सिलेंडरों का ढेर फट गया, कई लोग भागते हुए एक दूसरे को रौंदते हुए निकल गए। गिरोह का एक अन्य साथी पुलिस अधिकारी के वेश में बाहर था। जब उसने आग बुझाने वाली गाड़ियों को आते देखा तो उसे पता चल गया कि उसके साथियों को लेने का समय आ गया है। दो जोकर पहले से ही इंतजार कर रहे थे। फिर उन्होंने पैसे के बैग को ट्रंक के पीछे छुपा दिया। इस तरफ पार्कर ने नकली बाल उतार दिए। भीड़ की भगदड़ होने के कारण किसी ने भी उसकी संदिग्ध हरकतों को नहीं देखा। जब उसने देखा कि उत्सव जलकर राख हो गया है तो वह बहुत क्रोधित होता है। वह सही सलामत अपने स्थान पर पहुंचते हैं। पार्कर कार से बाहर निकला और ऑगस्ट के पेट में जोरदार मुक्का मारा, क्योंकि उसने उसके निर्देशों का पालन नहीं किया था। इसके बाद वे सभी पीछे गए और पैसे को एक बड़े वाहन में स्थानांतरित किया, फिर चले गए। इसके बाद की घटनाएं ठीक वैसी ही हुई जैसी फिल्म की शुरुआत में होती हैं। पार्कर को मेलिंडर के गिरोह ने धोखा दिया और उसे खाई में फेंक दिया। लेकिन मुख्य पात्र हमेशा बहुत लकी होते हैं। जब पार्कर मरने की स्थिति में था तो एक कार उसके पास से गुजरी और उसे देखा। उन दो व्यक्तियों ने उसे किनारे पर खींच लिया। यह देखते हुए कि उसके पास अभी भी जीने का मौका है, वे उसे अस्पताल ले गए। अपनी आंखें खोलते हुए पार्कर ने खुद को अस्पताल के कमरे में पड़ा हुआ देखा। उसकी अंगुलियों पर बहुत खरोंचें थीं। ऊपर टेलीविजन पर कल की घटना के बारे में समाचार आ रहे थे। जब उसे पता चला कि आगजनी में एक 51 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है तो पार्कर को गुस्सा आता है। उसने निश्चित कर लिया कि मेलिंडर के गिरोह से बदला लेना है। अगले बिस्तर पर एक बुजुर्ग मरीज ने उसे अभी न उठने की सलाह दी और नर्स को बुलाने का इरादा किया, लेकिन उसने उसे रोक दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास कोई पारिवारिक या पहचान पत्र नहीं था, इसलिए अस्पताल ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो पार्कर ने देखा कि सायरन बजाती कई गाड़ियां अस्पताल की ओर आ रही हैं। बूढ़ा आदमी एक अच्छा इंसान था। उसने कहा कि पार्कर बीमार है और उसे मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत है। एक कर्मचारी के पीछे हटने का फायदा उठाते हुए पार्कर ने उसे तब तक कसकर दबाया जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद उसने खुद को डॉक्टर के रूप में पेश किया और बूढ़े आदमी को अस्पताल की लॉबी में धकेल दिया। सौभाग्य से किसी ने उसे पहचाना नहीं। प्रवेश द्वार के बाहर उसने बूढ़े आदमी को जाने दिया। बूढ़े आदमी की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। वह पास में खड़ी एक एम्बुलेंस में बैठकर चला गया। एम्बुलेंस में उसने खुद का इलाज करने के लिए उपलब्ध दवाई ली। मेलिंडर और उसके गिरोह के द्वारा उस पर किए गए हमले को याद करते हुए पार्कर ने अपने दांत पीस लिए और कसम खाई कि वह इस मामले को समाप्त नहीं होने देगा। वह उन सभी से बदला लेगा। दर्द कम होने के बाद वह एक शिकार स्थल के पास सड़क किनारे एक ठहरने की जगह पर रुका। कमरे में मौजूद व्यक्ति के जाने का इंतजार करते हुए वह चुपके से बाथरूम में घुस गया, खुद को साफ किया, फिर हथियार उठाए और निकल गया और वहां से एक कार चुरा ली। पार्कर को सबसे पहले एक नई पहचान की जरूरत थी। उसने नोर्ते से संपर्क किया क्योंकि वह दस्तावेजों का एक मास्टरमाइंड व्यक्ति था और उसके भावी ससुर हर्ले से करीबी संबंध हैं। नोर्ते ने कहा कि इसे पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी। पार्कर पैसे देने के लिए राजी हो गया क्योंकि वह एक पॉन शॉप को लूटने की योजना बना रहा था जो पैसे के लेन देन में माहिर थी। उसने एक स्टोर कर्मचारी को वश में करने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया। फिर उसे अपने साथियों को यह बताने के लिए धमकाया कि उसे अभी अभी गोली लगी है और यह आदमी उसकी मदद कर रहा है। जैसे ही अंदर मौजूद व्यक्ति ने दरवाजा खोला, वह व्यक्ति तुरंत उसके वश में हो गया। वे बहुत साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, इसलिए पार्कर उनमें से किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद उसने पैसे लिए और भाग गया। दरवाजे पर पहुंचकर वह तुरंत 7 सीटों वाली कार में बैठ गया क्योंकि उस टूटी फूटी कार की तुलना में यह कार बहुत अच्छी थी। सीधे नौरते के घर पहुंचकर बूढ़े आदमी ने उसे उत्साहपूर्वक विभिन्न सेवाओं से परिचित कराया, लेकिन उसे केवल कुछ ही नए दस्तावेजों की आवश्यकता थी और उसने झूठ बोला कि उनका उपयोग केवल कार की किश्तों के लिए करेगा, लड़ाई के लिए नहीं। इसलिए इस बूढ़े आदमी ने उस पर विश्वास किया और एक अनजाने मुसीबत में फंस जाता है। उसने उसे 5 दिनों में वापस आने के लिए कहा ताकि वह अपने नए दस्तावेज ले जा सके। इधर पार्कर ने मेलिंडर गिरोह की घटना की रिपोर्ट करने के लिए हर्ले को फोन किया। वह बदला लेने के लिए मेलिंडर के समूह को ढूंढने के लिए कहता है। हर्ले ने उसे सलाह दी कि वह घटना को भूल जाए, इस गिरोह के बीच में न पड़े। थोड़ा नुकसान उठाना कोई मायने नहीं रखता क्योंकि मेलिंडर के पास शक्तिशाली समर्थन है। उसका एक गुर्गा ऑगस्ट है जो डैनजिंगर का भतीजा है। वह व्यक्ति कुख्यात शिकागो माफिया संगठन का प्रमुख है, लेकिन पार्कर को इसकी परवाह नहीं थी। उसने हर्ले को धमकी दी कि वह उसे उनकी जानकारी दे।
अंत में हर्ले को पता चल गया कि वह इस जिद्दी युवक को अब और नहीं रोक सकता, इसलिए उसने बॉबी की जानकारी का खुलासा किया, जो ऑगस्ट का भाई है, इसलिए उससे शुरू करके जांच करे। वह हर्ले के निर्देशानुसार बार में गया। बार में प्रवेश करते ही 3 बड़े मोटे बाउंसरों ने उसे रोक दिया, लेकिन जब उसने कहा कि उसे बॉस डैंजिंगर ने बॉबी से बात करने के लिए भेजा है तो वे मान जाते हैं, लेकिन कहा कि उसे अभी भी बाहर इंतजार करना होगा। सीढ़ियों से ऊपर जा रहे व्यक्ति का फायदा उठाते हुए उसने आग बुझाने वाले यंत्र का इस्तेमाल करके उसे बेहोश कर दिया। कमरे में प्रवेश करते हुए बॉबी को चिल्लाते हुए देखा। गुस्से में पार्कर ने कहा, ऑगस्ट अभी कहाँ है? बॉबी ने गुस्से में अपने गुर्गों को उसे पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे पार्कर को कुछ नहीं कर सके। इसके बाद उसने एक बेंच का इस्तेमाल करके बॉबी की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे भाई ने मेलिंडर के साथ मिलकर मेरे साथ धोखा किया था, मुझे उसका पता बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन बॉबी ने जिद करते हुए कहा कि वह अपने ग्रुप को बुलाएगा और पार्कर बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसने पलटकर कहा, मुश्किल मेरी मुट्ठी जितनी बड़ी है। फिर उसने बॉबी की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा, जिससे उसे बताना पड़ा कि उसका भाई फ्लोरिडा में है, खास तौर पर पाम बीच में है। अचानक एक गुर्गा वहां पहुंच जाता है। उसने पार्कर की ओर गोली चलाई, लेकिन वह जल्दी से भीड़ में भाग गया और गायब हो गया। आने वाली घटनाओं से क्लेयर और हर्ले पर पड़ने वाले प्रभाव के डर से उसने उन्हें यह बताने के लिए फोन किया कि उन्हें कुछ समय के लिए चुप रहना चाहिए और क्लेयर को सलाह दी कि उसे आराम करने के लिए कहीं यात्रा करनी चाहिए। ठीक उसी समय पाम बीच के एक घर में लुटेरे हथियार तैयार कर रहे थे और अगली ज्वेलरी चोरी का प्लान बना रहे थे। ऑगस्ट को अपने भाई बॉबी से खबर मिली कि एक पागल गंजा आदमी उनका पीछा कर रहा है। वह समझ गए कि पार्कर ही है। वे क्रोधित थे, यह जानकर कि वो उस समय मरा नहीं है और उन सभी का शिकार कर रहा है। मेलिंडर ने गुस्से में ऑगस्ट के चेहरे पर बंदूक तान दी और अपने माफिया चाचा से संपर्क करो, नहीं तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब पार्कर से पूरी तरह से निपटने की जिम्मेदारी ऑगस्ट को दी गई, क्योंकि पहले वो जिंदा बच गया, ये ऑगस्ट की गलती थी। अगले दिन जब क्लेयर और उसके पिता जाने की तैयारी कर रहे थे, एक हत्यारा उनके घर के बाहर छिपा हुआ था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक पिता सौतेली मां को लेने नहीं चले गए। घर पर केवल क्लेयर को छोड़ दिया। उस हत्यारे ने दरवाजा खोला और घर में घुस गया। वह चुपके से उसके बेडरूम में घुस गया, लेकिन उसने एक शोर मचाया जिससे क्लेयर सतर्क हो गई। उसने एक छोटा चाकू पकड़ा, फिर बाहर भागने के लिए फायर एस्केप का इस्तेमाल किया। उसने चालाकी से हत्यारे की गाड़ी के टायर पंचर कर दिए, फिर अपनी कार में बैठ गई और भाग गई। क्लेयर ने रोते हुए पार्कर को फोन किया और उस हत्यारे के बारे में बताया। उसने उसे शांत रहने और उपनगरों में अपने मछली पकड़ने के खेत में जाने के लिए कहा। वह उसे लेने के लिए शुक्रवार को वापस आएगा। इसके बाद वह फ्लोरिडा जाने से पहले नकली दस्तावेज लेने के लिए नॉर्ते के ऑफिस में गया, लेकिन वहां पहुंचने पर पार्कर को पता चला कि हथियारों का एक समूह को नॉर्ते के घर भेजा गया था। यह जानने के बाद कि उसने दस्तावेजों को बनाने में उसकी मदद की थी, वह अंदर चला गया। नॉर्ते के गुर्गों को अनदेखा करते हुए, उसके सिर पर बंदूक तानते हुए उसने नॉर्ते से कागजात मांगे। पार्कर द्वारा अचानक मुसीबत में घसीटे जाने से नॉर्ते क्रोधित था। पार्कर ने नॉर्ते से कहा कि इस आदमी में मुझे धोखा दिया है। यह कहने के बाद उसने बंदूक घुमाई, अर्नेस्टो के पैर में गोली मार दी और उसके हाथों को कसकर बांध दिया। दूसरी तरफ एक हत्यारे ने स्थिति का फायदा उठाते हुए मेज पर रखी बंदूक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसे गोली मार दी गई। नॉर्ते परेशानी नहीं चाहता था, इसीलिए उसने वो नकली दस्तावेज पार्कर को दे दिए। नॉर्ते को याद दिलाया कि उसने डैनियल के रूप में एक नई पहचान बनाई, जो इक्वाडोरियन मूल का एक अमेरिकी था। जाने से पहले वह नॉर्ते को शिकागो से भेजे गए 3 हथियारों को मरवा देता है। उसने अपनी नई पहचान ग्रहण की और मेलिंडर के गिरोह का पता लगाने के लिए पाम बीच की ओर चल पड़ा। बाद में हर्ले ने उससे मुलाकात की और उसे पाम बीच न जाने की सलाह दी, क्योंकि उस जगह पर हर 10 लोगों पर 8 पुलिस वाले हैं। वहां पर खिलवाड़ करने पर उसे तुरंत हथकड़ी लगा दी जाती। हर्ले ने यहाँ तक झूठ बोला कि उन लोगों ने उसे बकाया पैसे लौटा दिए हैं ताकि पार्कर वहां नहीं जाए। उसने सोचा कि पार्कर अकेले डैंजिंगर्स जैसे माफिया गिरोह के खिलाफ नहीं लड़ पाएगा, लेकिन पार्कर ने इसके लिए साफ मना कर दिया, क्योंकि यह अब बात पैसे की नहीं थी, बल्कि खुद के आत्मसम्मान की थी। अंत में हर्ले सहमत हो गया। उसने पार्कर को सलाह दी कि अगर वह वहां जाए तो सचेत होकर उनसे मुकाबला करना होगा, उसे ठीक से दिखावा करना होगा। अगर वह वहां जाकर एक किराए पर मकान लेता है तो वह निश्चित रूप से पुलिस उसका ध्यान रखेगी।
पार्कर इन सभी बातों के लिए सहमत हो गया और वहां एक जगह खरीदने का साहसिक विचार लेकर वहां पहुंच जाता है। अगले दिन वह एक रियल एस्टेट कार्यालय गया और सलाहकार से कहा कि वह यहां एक विला खरीदना चाहता है। एजेंट लेस्ली बहुत खुश हुई और उसने इस ग्राहक के साथ सौदा पक्का करने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि वह अपने पति से तलाक लेने के बाद से उसे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसे अपनी मां के साथ रहना पड़ा। इसके अलावा अगर वह इस महीने घर नहीं बेचती तो उसे अपनी नौकरी खोने का जोखिम उठाना पड़ता। यहाँ तक कि वह जिस कार को चला रही थी उसे भी बैंक ने जब्त कर लिया। आज उसका ग्राहक पार्कर था। उसने खुद को डैनियल के रूप में पेश किया जो एक घर खरीदना चाहता था। उसने लेस्ली को बहुत उत्साह से सलाह दी कि वह जल्द से जल्द पैसे जमा कर देगा। वास्तव में वह उसे विला क्षेत्र के चारों ओर एक दौरे पर ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मेलिंडर ने पहले कहा था कि वे $1 करोड़ का उपयोग आगामी $50 करोड़ की चोरी के लिए पूंजी के रूप में करेंगे। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वे यहाँ एक घर खरीदेंगे। क्षेत्र का दौरा करते समय उसने सिर्फ सस्ते घर पर ध्यान दिया, जिससे लेस्ली को शक हुआ कि वह अमीर होने का नाटक करने वाला एक गरीब आदमी है। उसने ऑनलाइन जांच की और यह जानकर शौक रह गई, क्योंकि उसके बैंक खाते में सिर्फ $25,000 थे, जिससे लेस्ली उदास हो गई, क्योंकि इस हिसाब से तो वह दिवालिया हो जाएगी। उस शाम वह मेलिंडर और उसके गिरोह के घर में घुस गया। यह पुष्टि करते हुए कि वे घर के अंदर हैं, वह पीछे के बगीचे में घुस गया। गैरेज से एक कार के बाहर आने का इंतजार करते हुए उसने जल्दी से खुले दरवाजे का फायदा उठाया और अंदर घुस गया। पार्कर घर की जांच करते हुए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने जरूरत पड़ने पर टेबल के नीचे 2 बंदूकें छिपा दी। फिर वह उन हथियारों को खोजने के लिए स्टोरेज शेड में गया जिन्हें उन्होंने छिपाया था और कई बंदूकें मिली। हालांकि उसने उन्हें नहीं लिया, लेकिन सुरक्षा कैच को नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू का उपयोग किया। फिर गिरोह के घर आने से पहले सब कुछ ठीक करके चला गया। कार में ऑगस्ट ने कहा कि उसके चाचा ने एक और हत्यारा भेजा था और यह आदमी नॉर्ते के घर पर था। दुर्भाग्य से इस बार नॉर्ते मौत से बच नहीं सका। उधर लेस्ली पार्कर का इंतजार कर रही थी। वह जानती थी कि वह सिर्फ एक धोखेबाज था। यहाँ तक कि डैनियल नाम भी नकली था। उसने उसके बाल पकड़े और पूछा कि वह किस गिरोह के लिए काम करती है। उसने कहा कि वह यहाँ अकेली आई है। उसके बाद ही उसने लेस्ली को छोड़ा। वह यह भी जानती थी कि जिस समूह ने अभी अभी घर खरीदा है वह लुटेरों का गिरोह है, और पार्कर भी यही जानना चाहता था। उसने उससे विनती की कि वह उसे अपने साथ शामिल कर ले, ताकि वह अपने रहने के खर्च के लिए पैसे जुटा सके, क्योंकि इस रियल एस्टेट नौकरी में बहुत कम पैसे मिलते हैं और इसमें बूढ़े लोगों द्वारा उत्पीड़न भी शामिल है। पार्कर को यह थोड़ा मजेदार लगा। उसने कहा, एक कमजोर महिला जो बंदूक चलाना नहीं जानती, वह कैसे मदद कर सकती है? उसने कहा कि वह उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि वह पाम बीच के स्थानीय लोगों को अच्छी तरह जानती थी। अगर वह किसी अजनबी के रूप में आता है तो उसकी आसानी से जांच की जा सकती है, लेकिन उसकी ऐसी मदद से उसके लिए यह बहुत आसान हो जाएगा। पार्कर ने सोचा, ये कहीं अपने कपड़ों के अंदर तो कुछ छुपाई हुई नहीं है। इसलिए अचानक उसने उससे अपने सारे कपड़े उतारने और अपने बाल ऊपर उठाने को कहा। सौभाग्य से उसके शरीर से कुछ नहीं मिला। अगले दिन दोनों ने सलाहकार और अमीर ग्राहक की भूमिकाएं निभानी जारी रखी। उसने लेस्ली को समझाया कि वह मेलिंडर गिरोह को गहने लूटने देगा, फिर वे उनकी नाक के नीचे से गहने छीन लेंगे। लेकिन उसे चिंता थी कि पार्कर मेलिंडर समूह को भी मार देगा। वह हत्या में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन पार्कर ने कहा कि उसके पास अपने हिसाब किताब हैं। जब लेस्ली को पता चला कि मेलिंडर का समूह जिस आभूषण स्टोर को निशाना बना रहा था वह श्रीमती ग्रैंडन की आभूषण श्रृंखला थी, क्योंकि नीलामी में इतनी सुरक्षा होगी कि एक मक्खी भी दरवाजे से घुस नहीं पाएगी, तो पार्कर ने उसे तुरंत नौकरी छोड़ने के लिए कहा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वह पहले ही भाग लेने के लिए सहमत हो चुकी थी। मेलिंडर का गिरोह उनसे एक कदम आगे था। उन्होंने खुद को सजावट के कर्मचारियों के रूप में वेश धारण कर लिया, जिससे उन्हें आधिकारिक नीलामी के दिन प्रत्येक वस्तु की स्थिति का आसानी से पता चल जाएगा। उसी समय उनके द्वारा भेजा गया एक हत्यारा पार्कर के अपार्टमेंट में घुस गया था। हालांकि पार्कर ने चाकू छीन लिया और दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। पार्कर ने उसे रसोई की कैबिनेट में फेंक दिया। इसके बाद उसने उस आदमी का गला घोंटने के लिए रस्सी का इस्तेमाल किया। यह आदमी भी एक खतरनाक लड़ाकू था और पलटकर पार्कर पर हमला कर देता है। उसने पार्कर का चेहरा ढकने के लिए प्लास्टिक के शॉवर पर्दे का इस्तेमाल किया। जब ऐसा लगा कि पार्कर मरने वाला है तो उसने उस आदमी के पैर पर जोर से लात मारी और उसने शौचालय के टैंक के ढक्कन का इस्तेमाल करके उस आदमी को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह जानते हुए कि यह जगह अब सुरक्षित नहीं थी, वह चुपके से लेस्ली के घर भाग गया। सुबह सुबह पुलिस ने उससे मुलाकात की। जब उसने रसोई में खून के धब्बे देखे तो वह घबरा गई और चुपके से उन्हें
उन्हें साफ कर दिया। लेकिन जब खून से लथपथ कुत्ता रसोई से बाहर आया तो उसने देखा कि पार्कर खून से लथपथ उसके घर में छिपा हुआ है। पुलिसकर्मी को उस पर क्रश था, इसलिए उसने उसे बस सावधान रहने के लिए कहा और चला गया। तो पार्कर ने उसे क्लेयर को बुलाने के लिए कहा ताकि वह आकर उसके घावों का इलाज कर सके, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक नर्स थी। काम से घर आते समय लेस्ली ने क्लेयर को देखा और उसे डांटा। लेस्ली ने कहा, तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो और तुम पार्कर को ऐसे काम करने से रोक नहीं सकती। वह इस तरह से घायल है और वह अभी भी पैसे लूटने का प्लान बना रहा है। इस स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट नहीं था कि पार्कर की गर्लफ्रेंड वास्तव में कौन थी। नीलामी का समय करीब आ रहा था। पार्कर को ताकत हासिल करने के लिए अपना सूप खत्म करना पड़ा। इस बीच मेलिंडर के ग्रुप ने कार्रवाई की तैयारी के लिए आपस में हथियार बांट लिए। वे कई समूहों में बंट गए। एक पक्ष में मेलिंडर और 2 गुर्गे अग्निशामकों के वेश में थे। अगस्त एक नौका चालक दल के सदस्य के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बाकी अन्य लोग नीलामी में छिपे हुए थे। जब मेलिंडर के गिरोह का जासूस स्वागत की घोषणा कर रहा था तो दोनों तरफ के प्लेटफॉर्म अचानक फट गए, जिससे कुलीन मेहमान सभी दिशाओं में भाग गए। अगस्त ने दूर से धुआं उठते देखा। उसने स्थिति की सूचना देने के लिए अपने साथियों को बुलाया और वो तुरंत आग बुझाने वाली गाड़ी लेकर आ गए। इन लोगों ने बाहर सभी गार्डों को धोखा दिया और दरवाजे बंद कर दिए। फिर गिरोह ने खुलेआम करोड़ों डॉलर के गहने लूट लिए, क्योंकि इस चोरी के बाद वे अमीर हो जाएंगे और अपनी बाकी की जिंदगी आराम से जी सकेंगे। काम पूरा होने पर लुटेरों ने पानी के नीचे गोता लगाकर भागने का प्लान बनाया और वे ऑगस्ट की नाव का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें बचा सके। लेकिन दुर्भाग्य से ऑगस्ट का गश्ती पुलिस ने पीछे से पीछा करते हुए अपनी स्पीड बोट चलाई और उसे रुकने का आदेश दिया। किनारे पर गार्डों की भीड़ पहरेदारी कर रही थी। आगे और पीछे से घिरे होने के कारण अगस्त बहुत घबरा गया। उसे मजबूरन वहां से भागना पड़ा, जबकि उसके साथियों को अभी भी पानी के नीचे टटोल रहे थे। जब पता चला कि सभी हार और अंगूठियां चोरी हो गई थीं, पुलिस ने रात भर मेलिंडर और उसके साथियों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर भेजे, जिससे सड़क पर वाहनों की भारी भीड़ हो गई। यह सोचकर कि पार्कर की मदद करने वाला कोई नहीं है, लेस्ली उसे लेने के लिए वापस चली गई। लेकिन उस समय तक वह अकेले ही मेलिंडर के घर जा चुका था। वह तुरंत उस घर में चली गई। उसी समय गिरोह वापस आ गया था। वे सफलतापूर्वक डकैती होने पर संतुष्टि के साथ हंसे। हालांकि उसी समय ऑगस्ट ने लेस्ली को खोज लिया। उसने उसे धमकाया और घर में घसीटा। मेलिंडर को संदेह था कि उसे पार्कर ने भेजा है और वह बाहर छिपा हुआ है। ऑगस्ट गुस्से में आ गया। उसने उस पर हमला किया, जिससे वह गिर गई और अगर उसने कबूल नहीं किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन लेस्ली ने फिर भी दिखावा किया कि वह नहीं जानती कि पार्कर कौन है। पूरे गिरोह ने पूरे घर की जांच की ताकि पता चल सके कि पार्कर कहां छिपा है। लंबे वाला आदमी पीछे जांच करने गया। दुर्भाग्य से पार्कर ने पीछे से उसकी गर्दन पर चाकू से हमला किया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई। ये जानने के बाद कि लंबे बालों वाला आदमी मारा गया है, मुखिया ने अगस्त को फिर से जांच करने के लिए भेजा। जब उसने अनिच्छा दिखाई तो उसे मेलिंडर ने बंदूक की नोक पर मजबूर किया। इस समय पार्कर घर के अंदर था। जब उसने देखा कि काला आदमी लेस्ली को परेशान कर रहा है, उसी समय मेलिंडर ने उसे देख लिया। उसने चिल्लाया कि अगर वह बाहर नहीं आया तो वह इस महिला की खोपड़ी में गोली मार देगा। लेस्ली के बारे में चिंतित पार्कर ने यह नहीं देखा कि मेलिंडर उसके पीछे बंदूक पकड़े हुए हैं। सौभाग्य से वह समय रहते पीछे मुड़ा, जिससे लेस्ली ने टेबल के नीचे से बंदूक चला दी। उसने काले आदमी को कई बार गोली मारी। अपने बड़े शरीर का फायदा उठाते हुए मेलिंडर ने एक हाथ से पार्कर को पकड़ रखा था, जबकि उसके दूसरे हाथ से उसके पेट पर बार बार मुक्का मार रहा था। जैसे ही बंदूक की नली पार्कर की ओर मुड़ी और उस आदमी के कंधे पर वार कर दिया, उसने उसे पीछे की ओर फेंका और फिर बदला लेने के लिए उसके चेहरे पर मुक्का मारा। एक गोली ने मेलिंडर की जान ले ली। गोली की आवाज सुनकर अगस्त दौड़ा और लेस्ली को काबू में कर लिया, लेकिन वह पार्कर के सामने डर गया और उसने धमकी दी, अगर तुम मुझे मारोगे तो मेरे अंकल डैंजिंगर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगस्त के हाथ में जो बंदूक थी उसके साथ उसने पहले ही छेड़छाड़ कर दी थी। एक सेकंड बाद पार्कर ने अगस्त को आंखों के बीच गोली मार दी। दोनों महंगे गहनों को लेकर यहां से चले गए। पार्कर ने उससे कहा कि अगर वह कोई भी आभूषण बेचने में कामयाब हो जाएगा तो उसे पैकेज के जरिए भुगतान कर दिया जाएगा और वो पैसे बैंक में जमा नहीं करवाएगा। एक ऑफिस कर्मचारी से एक अमीर महिला में तब्दील होने से लेस्ली बहुत खुश हुई। महीनों बाद, जैसा कि वादा किया गया था, लेस्ली के घर पर एक पैकेज आया। इसे खोलने पर पता चला कि यह पैसों से भरा हुआ था, जिससे वह खुशी से उछलकर सीधे ऊपर की ओर भागी। बेशक पार्कर ने उस परिवार के लिए जीवन रक्षक ऋण नहीं भुलाया जिसने मुसीबत में उसकी मदद की थी। उन्हें उसने गुप्त रूप से पैसे भेजे। लेस्ली ने अपना सारा कर्ज चुका दिया और एक नया घर भी खरीद लिया। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त होती है।